हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। इस तरह का एक और सेशन ऑलरेडी आ गया है हमारे आंकलन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें और हमारे आंकलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करने से आपको सभी वीडियोस की PDF मिल जाएगी। और आंकलन ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रुद्रदमन 1, हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक इन काठियावाड़ रीजन, बिलोंग टू विच डायनेस्टी? रुद्रदमन प्रथम, जिसने काठियावाड़ क्षेत्र में सुदर्शन झील की मरम्मत की, वह किस वंश के थे? ए शुंग, बी शक, सी सातवाहन और डी कुषाण। इसका सही आंसर है बी, शक वंश। शक डायनेस्टी को ये बिलोंग करते हैं। जो ये रुद्रदमन थे, इन्होंने न केवल सुदर्शन लेक की मरम्मत की थी, उसको रिपेयर किया था, बल्कि इन्होंने जूनागढ़ का एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा था जो प्योर संस्कृत में था। उस जमाने में इस तरीके की संस्कृत में किसी और ने नहीं लिखा था। और इनका एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख ऐसा भी है जिसमें मैरिज के बारे में डिस्क्रिप्शन है। किसकी शादी का वर्णन है? रुद्रदमन की बेटी और वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के बीच में जो शादी हुई थी, उसके बारे में जो एक इंस्क्रिप्शन है वो भी हमें मिलता है। ये कहाँ मिलता है हमें? कन्हेरी की एक गुफा में। The instrument of surrender, which ended the Portuguese rule in India, was signed on which date? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर यानी समर्पण के साधन। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इस समर्पण के साधन को किसने हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ए, 19 दिसंबर 1961। उस समय जो गोवा के गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर ही थे वो, जनरल सिल्वा, उनसे इंडियन आर्मी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन कराया था। The Indian National Association was established in 1876 by whom in Calcutta? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा कलकत्ता में की गई थी? बदरुद्दीन त्याबजी, वीके चपलंकर, आनंद मोहन बोस या सिसिर कुमार घोष? इसका सही आंसर है सी, आनंद मोहन बोस। 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों के द्वारा इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, स्टार्ट किया गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जाकर, हालांकि इसका पहला नाम था भारत सभा और इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस भी कहाँ हुई थी, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, कैलकाटा में। लेकिन आगे जाकर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, तो उसमें इसने एक अहम रोल प्ले किया। यही इसके साथ मिल गई थी कांग्रेस के साथ जाकर। Which of the following stones was used to make seals in Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग किया गया था? ए स्टेटाइट, बी हेमेटाइट, सी लिमोनाइट या डी मैग्नेटाइट? इसका सही आंसर है ए स्टेटाइट। ये जो स्टेटाइट होता है, ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है, नरम पत्थर जिसको हम कह सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा इसी की ही वहां पे सील्स बनाई गई थी, जो मोहरें होती हैं। वहां पर हड़प्पा में सबसे ज्यादा यही जो एक सबसे अनोखा जो वहां का आर्टिफैक्ट हमें मिलता है वो है हड़प्पन सील। यहाँ तक इनका साइज भी फिक्स होता था 2x2 का, और इसके अंदर ये जो सील्स बनाई जाती थी, इसमें कई तरीके के एनिमल मोटिव्स बने होते थे और बहुत तरीके के साइंस उसमें निशान बनाए जाते थे। The last Charter Act
कंसर्निंग इंडिया वॉज द एक्ट ऑफ, हमें बताना है वो कौन सा आखिरी चार्टर एक्ट था जो भारत के चार्टर अधिनियम से संबंधित था। तो 1773, 1813, 1853 या 1793? इसका सही आंसर है सी, 1853। सबसे पहला जो चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था? 1773 में। फिर उसके 20-20 साल बाद ये चार्टर एक्ट आते रहे। 1773 के बाद 1793, 1803, 1833 और फिर लास्ट आया 1853 में। इसकी खासियत ये थी कि इसने एक गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम क्या पड़ा था? ILC, इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आखिरी चार्टर एक्ट था। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको पता ही होगा 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसकी वजह से बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए थे फिर इंडियन सिस्टम में। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड एज, शेर शाह सूरी मार्ग जो अपने आप में काफी ऐतिहासिक है, इसको क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे 23, NH11, NH1 या NH8? इसका सही आंसर है सी, NH1। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड, ये आपने अक्सर सुना होगा अपने शहरों में, ये भी कहा जाता है। NH1 का ही नाम है। और ये इन्होंने कब बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल के दौरान बनाई गई थी। ये इसका जो किनारा था, ये सब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से स्टार्ट होता था, यानी कि जो उसका उत्तर पश्चिमी वाला जो किनारा है पूरे मौर्य एम्पायर का, वहां से शुरू होता था। और ये सबसे पुराना इसीलिए ऐतिहासिक रूट है इंडिया का। Which is the largest peninsular river in India? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? अगर आपने इससे पिछली भी GK 1 के भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन उसमें भी था। सही आंसर क्या होगा? आई होप आपको याद होगा, बी, गोदावरी। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो ये गोदावरी नदी है, इसका ड्रेनेज भी सबसे लंबा है, सबसे ही साउथ की अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय नदियों में बात करें तो सबसे ज्यादा इसी का ही कैचमेंट एरिया भी है और इसी का ही ड्रेनेज भी है। इसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। और ये कहाँ से शुरू होती है? इसका भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। त्र्यंबकेश्वर, जो कहाँ पर स्थित है? इन महाराष्ट्र, नियर नासिक है। ये किसके पास मिलेगा त्र्यंबकेश्वर आपको? नासिक के पास। आप इसकी लेंथ भी याद रख सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक या रोमेनिया? इसका सही आंसर है बी, जर्मनी में। जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये काफी अपने आप में बहुत लार्ज एरिया में फैला हुआ फॉरेस्टेड रीजन है। और जर्मनी का भी जो साउथ वेस्ट हिस्सा है, यानी कि जो उत्तर दक्षिणी हिस्सा है जर्मनी का, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और कौन सा है? बैडन वर्टेम्बर्ग। वैसे तो स्टेट आपसे नहीं पूछेंगे। और ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है, इसको वेस्ट की तरफ से और साउथ की तरफ से, यानी कि पश्चिम की तरफ से और दक्षिण की तरफ से, राइन वैली जो है, राइन की घाटी, वो इसे कवर करती है। जादूगुड़ा माइंस आर फेमस फॉर, जादूगुड़ा की खदानें किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? आयरन ओर, लौह अयस्क, माइका डिपॉजिट, कॉपर डिपॉजिट या यूरेनियम डिपॉजिट? इसका सही आंसर है डी, यूरेनियम डिपॉजिट्स। जो ये जादूगुड़ा माइंस है, ये आपको मिलेंगी झारखंड के एक जिले में, पूर्वी सिंहभूम जिले में। वहां पर एक गांव है जादूगुड़ा, उस गांव के ऊपर ही इन खदानों का नाम रखा गया है। झारखंड में है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने अपना काम कब स्टार्ट किया था? 1967 में। और अगर यूरेनियम की बात करें तो ये पहली यूरेनियम की माइन है इंडिया की।
और इसके जो लेकिन डिपॉजिट्स हैं वो कब डिस्कवर किए गए थे? 1951 में, लेकिन काम शुरू किया गया था इसमें 1967 में। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? आई थिंक आपने इसका आंसर जम्मू कश्मीर सोचा हो या सिक्किम सोचा होगा, बट इसका सही आंसर है ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग एक जगह है वहां पर है दार्जिलिंग में घूम रेलवे स्टेशन, और ये इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इसकी हाइट कितनी है? 2258 मीटर, यानी 7407 फीट। इसी घूम रेलवे स्टेशन में, जो कि दार्जिलिंग में मौजूद है, यहीं पर आपने एक ये काफी फेमस मोनेस्ट्री सुनी होगी, घूम मोनेस्ट्री। ये बुद्धिस्ट के लिए, जितने भी इसके अनुयायी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है, और इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि घूम मोनेस्ट्री किस स्टेट में है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। साथ ही साथ इसमें बटासिया लूप, ये भी एक जगह है, ये भी घूम में ही है, जहां से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज एक बेंड लेती है, इस तरीके से एक तिरछा मोड़ लेती है। कौन सा डांस जो परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, एंड इट इज अ डांस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? किस नृत्य को बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश का ही एक नृत्य है। छम, नाट्य, धाम या गोगरा? इसका सही आंसर है ए, छम डांस। ये जो छम डांस है, ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि छम डांस किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। और अगर ज्यादा इसको पूछा जाए तो इसका एक और नाम होता है डेविल डांस। डेविल इसलिए क्योंकि ऐसी एक मान्यता है कि छम डांस के द्वारा जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग बुरी आत्माओं को भगाते हैं। वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये काफी फेमस है, आपने जरूर ही सुना होगा। कर्नाटक, केरला, गुजरात या सिक्किम? इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क को 1974 में स्टैब्लिश किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है नेशनल पार्क के साथ साथ। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई एक चीज टाइगर रिजर्व भी हो सकती है, कोई एक नेशनल पार्क भी हो सकता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटक के चमराजनगर में, वहां पे गुंडलुपेट तालुक है, उसमें मिलेगा। एक जमाने में जो मैसूर के महाराजा हैं उनका ये प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, वहां पे शिकार के लिए जाते थे। इसमें ना केवल टाइगर बल्कि आपको एलिफेंट, स्पॉटेड डियर्स, गौर, एंटीलोप और बहुत तरीके की प्रजातियां मिलेंगी। The term of the vice president is as follows. उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 4 साल? तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कितने साल का होता है? बी, 5 years। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, हालांकि अगर वो चाहें तो उससे पहले भी वो रिजाइन कर सकते हैं। Which of the following article deals with the grants in aid by the union government to the states? कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देने से संबंधित है? आर्टिकल 275, आर्टिकल 280, आर्टिकल 265 या आर्टिकल 270? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात हो रही है जिसमें से हमें सही आंसर बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ए, आर्टिकल 275। इस आर्टिकल में जो सहायता अनुदान है ये दिया जाता है राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा जब भी उन्हें जरूरत होती है उस समय पे।
और ये पूरी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डिस्क्रिशन पे, यानी कि उनकी मर्जी पर बेस्ड होता है। संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको ये मतलब देना ही देना है, इस तरीके की इसके लिए कंडीशंस नहीं है। और ये किस पे चार्ज किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। ये भी इसका एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। Which of the following form of justice is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? भारत के संविधान की प्रस्तावना में, यानी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, या रिलीजियस धार्मिक? इसका सही आंसर क्या है? जो उल्लेख नहीं है, डी, रिलीजियस। क्योंकि जो जस्टिस होता है यानी कि न्याय हमारे प्रियम्बल में, वो 3 तरीके का ही मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं की गई है, क्योंकि इन्हीं तीनों में, इन 3 कैटेगरी में ही सभी राइट्स और सभी चीजें कवर हो जाती हैं। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। आर्टिकल 111, आर्टिकल 110, 112 या 113? इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल 110। इसी आर्टिकल में जब भी मनी बिल की बात की जाती है तो इसी आर्टिकल में ही कवर किया जाता है। और मनी बिल के लिए 2 और इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला कि ये हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ये राज्यसभा में नहीं शुरुआत इसकी की जाती है। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो भी हमारी भारत की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके खर्चे और जो भी उनकी आय हुई है, उनके रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये इसके अंदर कवर होते हैं। पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग। क्योंकि इस बार नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की बात हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण कब किया गया था? 1895 से 1900, 1901 से 1909, 1921 से 27 या 1931 से 35? इसका सही आंसर है सी, 1921 से 27। 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया था, जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड इरविन आपको नाम याद होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। वो गुड्स, द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइजेस आर कॉल्ड। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? एसेंशियल गुड्स, अत्यावश्यक वस्तुएं, गिफन गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, संपूरक वस्तुएं, या कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं? ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बी, गिफन गुड्स। ये वो वस्तुएं होती हैं, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसको कम से कम लेना शुरू कर देते हैं, डिमांड कम हो जाती है। लेकिन गिफन गुड्स वो होते हैं, भले ही प्राइस राइज हो जाए, महंगे हो जाए, लेकिन तब भी इनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आती, और इसीलिए ये वॉयलेट करते हैं, यानी खंडन करते हैं बेसिक लॉ ऑफ डिमांड का, जो कि ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर सामान महंगा हुआ तो वो नहीं लिया जाएगा। पर गिफन गुड्स ऐसे नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल इसके दे तो ब्रेड, राइस, सॉल्ट, और आपके और जो कॉमन यूज में आने वाली चीजें हैं, इन्हें आप कभी भी यूज करना नहीं छोड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड? ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड को का अपवाद क्या है? ए, पब्लिक गुड्स, बी, बेसिक और नेसेसरी गुड्स, सी, क्लब गुड्स, डी, कॉमन पूल रिसोर्सेज?
इट्स राइट आंसर इज सी, क्लब गुड्स। क्लब गुड्स वो होते हैं जो हमेशा ही जरूरत पड़ने पे, मतलब हमेशा ही लोगों की जरूरतें बनी रहती हैं जिनकी, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन, बेसिक स्टेपल्स, यानी कि यही आपके शुगर, सॉल्ट, कुछ भी है, भले ही इनका प्राइस राइज हो जाए बट ये तब भी लिए जाते हैं लगातार। विच टाइप ऑफ टैक्स डज नॉट कम अंडर इनडायरेक्ट टैक्स? इनमें से किस प्रकार का जो कर है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं है? आपको पता होगा टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ए सेल्स टैक्स, बी एक्साइज ड्यूटी, सी ऑक्ट्रॉय या डी हाउस टैक्स। इनमें से अगर हम देखें सेल्स टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स किस सेंस में है, ये कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही इनके ऊपर टैक्स लग चुका होता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर ही होते हैं, जो इसके उपभोक्ता होते हैं, वही इसको पे करते हैं। तो ये हर चीज में मतलब ये अप्रत्यक्ष होते हैं, हमें ये दिखते नहीं है। जैसे कि आप कोई भी एक ब्रेड भी खरीदने जाओ या और भी कोई आप सामान खरीदो, तो उसके अंदर ऑलरेडी जो आपके पास मार्केट में जो प्राइस आ रहा है ना, उसके अंदर ऑलरेडी ये टैक्स इंक्लूडेड है। तो सेल्स टैक्स भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑक्ट्रॉय नहीं होगा। इसका सही आंसर है डी हाउस टैक्स। हाउस टैक्स क्योंकि ऐसा नहीं ना कि ऐसे आपको ऐसे मार्केट में जाकर लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स है। ये जैसे जैसे आप लेंगे उसी हिसाब से ही आपके ऊपर लगाया जाएगा। और इसका एक और एग्जांपल हो जाता है कस्टम ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स का ही। In which state the tricolor will be hoisted at more than 1.5 crore houses under the हर घर तिरंगा कैंपेन? किस राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1.5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी अपना टारगेट रिवाइज किया है, पहले 2 करोड़ का था, देन 3 करोड़ का, ये अभी फिर से अपना टारगेट रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश है इसका 1.5 करोड़ का ही फ्लैग्स का टारगेट है। और अगर ये पूछा जाए किस स्कीम के तहत ये चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, ये आपको पता होगा कि आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम इस बार मना रहे हैं, उसी के तहत कई सारी स्कीम्स लाई गई है। उन्हीं में से एक है ये हर घर तिरंगा कैंपेन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स established how many standard clubs in schools and colleges across India in 2021 and 22? भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 2021-22 में भारत भर में स्कूल और कॉलेजों में कितने मानक क्लब स्थापित किए? A 1037, B 1012, C 1200 या D 1066? इसका सही आंसर है A 1037 स्टैंडर्ड क्लब्स। How many more Indian wetlands have got Ramsar recognition as wetlands of international importance? कितने और भारतीय आर्द्रभूमियों ने को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर मान्यता मिली है? ये आपको पता होगा कि जो रामसर साइट्स हैं वो रिकॉग्नाइज करती है कोई भी गवर्नमेंट, किसके तहत? WII वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसके तहत। वैसे ये रामसर जगह कहाँ पर है? ये ईरान में है। और ये जो रामसर कन्वेंशन है कब साइन किया गया था? 1972 में। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है डी 5। भारत में हाल ही में 5 और रामसर साइट्स बनाई गई हैं और अब इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई है? 54। ये आपको पता होना चाहिए।
और जो अभी नई और बनाई गई है उनमें से 3 वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि है वो तो तमिलनाडु की है। करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिछावरम मैंग्रोव, ये तो तमिलनाडु के हुए। फिर एक आता है पाला वेटलैंड मिजोरम और साख्य सागर मध्य प्रदेश। ये नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। दी फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग बिगिन इन विच सिटी? पहली खेलो इंडिया फेंसिंग महिला लीग किस शहर में शुरू हुई? न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु? आपको पता होगा कि लास्ट ईयर ही 2021 में भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक्स, वैसे तो वो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के थे, समर ओलंपिक्स, लेकिन कोविड होने की वजह से वो अगले साल शिफ्ट कर दिए गए थे। 2021 में उनको मनाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसमें एक कंपटीशन था फेंसिंग। इंडिया की पहली वुमेन जिन्होंने फेंसिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, उसमें सेलेक्ट हुई, वो बनी थी भवानी देवी। तभी से ये गेम काफी प्रचलन में है और इसका पहला जो इसकी लीग है वो शुरू की जा रही है। कहां पर? इसका सही आंसर है ए, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में ये पहली फेंसिंग की लीग शुरू की जाएगी। Which bank appointed R.S. Gandhi as additional independent director? किस बैंक ने R.S. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर येस बैंक? इसका सही आंसर है डी, येस बैंक। येस बैंक में ही R.S. गांधी को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आप इन क्वेश्चंस को हाथों हाथ याद करते चलें, इन्हें नोट करते चलें, ताकि एग्जाम से पहले आप इनको इजीली रिवाइज कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।